नमस्कार। ईरान इजराइल युद्ध में इजराइल अब ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है कि अब उसके सामने कोई ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। इजराइल बुरी तरह से फंस गया है और G7 मीटिंग के बाद अब अमेरिका ने भी ईरान का पक्ष ले लिया है। अमेरिका ने सख्त चेतावनी देते हुए यह बात कह दी है कि इजराइल अगर ईरान के परमाणु बेस पर हमला करता है या फिर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो फिर अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ देगा। अब ऐसे में क्या कुछ होने जा रहा है, मिडिल ईस्ट के जानकार, मिडिल ईस्ट के तमाम मालूमात रखने वाले आदिल खान आजाद जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ विदेशी मामलों को भी बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। आदिल खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इजराइल सकिया जी। जी, इजराइल अब लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, ईरान सबके बीच बुरी तरह फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर से अमेरिका ने चेतावनी दे दी है। देखिए, अमेरिका की चेतावनियों का उस पर कोई असर होता नहीं है। अमेरिका ने हम्म। कहा था रफा में मत घुसना, वो रफा में घुस गया। अमेरिका राइट। ने कहा था ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो हो गया। यहाँ तक कि अमेरिका को भी सड़े हुए खाने के खलते खुद बरसाने पड़े। जो निकला हुआ सड़ा हुआ खाना हमने देखा है, कैसे एक्सपायर्ड फूड उन लोगों ने गिराया है, बेशर्मी की हद कर दी। अब अमेरिका ने कहा था कि भाई ईरान पर, इन पर हमला मत करना, उन्होंने लेबनान में मत घुसना, वो लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे। तो अमेरिका जो कहता है ना, अमेरिका ने कहा अभी पिछले हफ्ते हसन नसरल्लाह की मौत से पहले कि आप टेंशन मत बढ़ाइए, आपके लिए खतरा है और ये हम्म। है वो है और ये अच्छा नहीं होगा पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में। फिर हसन नसरल्लाह की मौत की खबर पाते अमेरिका ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया, हमारा बदला पेंडिंग था, तुमने निभा लिया। तो अमेरिका लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला हिसाब है। कहता कुछ है, करता कुछ है, नजरिया कुछ और बताता है, नजर कहीं और होती है। तो अमेरिका क्या कह रहा है क्या नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि अमेरिका जिसे मना कर रहा है उसी को करने को कह रहा है कि वही करना है तुम्हें। हम्म। समझे नहीं है? यहाँ जी। जैसे हमारे यहाँ दीवार पर लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं पर लोग गुटखा खा के थूक देते हैं, थूकते हैं। समझते हैं यही हम्म। दीवार है। तो वही हम्म। वाला अमेरिका का, अमेरिका हिंट देता है, ऐसे लगता है कभी कभी ये नहीं करना, इट मीन्स कि यही करना है। तो जो जो अमेरिका कह रहा है हम्म। और इजराइल कर रहा है, तो आप देख लीजिए हम्म। अमेरिका ने कभी मना ही किया हुआ होता है वो जो कर रहा होता है, चाहे वो ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो, फिर कहते हैं रफा में मत घुसना, हम्म। रफा में घुस जाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये वो सिविलियन डेथ नहीं होनी चाहिए, 42,000 तक आंकड़ा पहुंच गया। हालांकि अमेरिका इस बार ये जानता है कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला होता है तो ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से अब वो कंफर्म बात हो गई है, जो हमारी आपकी कल बात हो रही थी प्रज्ञा जी। जी। हम्म। कह दिया गया है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज अगर हमारी जो है हिट होती हैं, या कोई भी ऐसे हमसे खाली बदला भी लेता है इसराइल और अमेरिका की उसमें मिली भगत पाई जाती है, तो आप ये हम्म। याद रखिएगा कि आपके जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, या कहीं भी इवन सीरिया में, इराक में भी, आपका कोई मिलिट्री बेस सलामत नहीं रहेगा। हम सिर्फ इसराइल से बदला नहीं लेंगे, आप जो उसकी हिमायत खुली कर रहे हो इस नंगेपन के लिए, हम आपसे भी बदला लेंगे। आपका कोई मिलिट्री बेस सलामत हम्म। नहीं है। इस बात को अमेरिका भी समझ रहा है। अभी उनका इराक में कोनोको बेस है, उस पर हमला जी। हुआ। आपका सीरिया में जो एयरबेस है उन पर, जो मिलिट्री बेस है उस पर हमले होते रहते हैं। तो ये ईरान की प्रॉक्सीज जो कहलाती है वही हमले कर रहे हैं। ईरान की तरफ से अगर हरी झंडी एक बड़े हमले को आ गई तो आप याद रखिए कि वो इतना एक साथ रात में दागेंगे, वो पूरा मिलिट्री बेस एक बार में ही तबाह हो जाए। क्योंकि ईरान ने इस बार बैलिस्टिक मिसाइल से वो करके दिखाया है। देखिए, आज तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस सामने आ गई। अभी तक, कल तक जिस बात को छुपा रहा था इसराइल, और मैंने कहा भी एक शो में अभी कि जो है वो डिजिटल हम्म। छुप सके, कि जो नुकसान हुआ है मिलिट्री बेसिस पर, नेटजारिम पर, खास नेविट पर शायद, तो वहां पर वो नुकसान छुप सके, इसलिए सैटेलाइट ना देख सके, इसलिए डिजिटल क्लाउड्स बना दिए, फेक बादल। लेकिन उसके बावजूद सैटेलाइट इमेजिनरीज बाहर आ गई कि हम्म। उनका जो साउथ में सबसे अहम बेस है, जो फाइटर F-35 फाइटर जेट्स जहां पर है, वो पूरा बेस 8 बैलिस्टिक मिसाइलों से हिट हुआ है और उनके भाड़ दिख रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस। और खुद हम्म। द टाइम्स ऑफ इसराइल, जो प्रमुख अखबार है इसराइल का, उसने उस तस्वीर के साथ वो रिपोर्ट छापी है कि हम्म। नेतन्याहू और आईडीएफ झूठ बोलते रहे, पब्लिक को बरगलाते रहे, ये दिखाते रहे कि नहीं जी हमने सब चंगासी, हमने सब इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन हकीकत में नुकसान हो गया, ईरान कर गया। यही तो नुकसान है जिसकी वजह से नेतन्याहू ने इस हमले के बाद जब स्पीच दी तो उनके हाथ थरथरा रहे थे, उनके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। इस बार
ईरान ने इसीलिए तो कहा है कि जितना हमने किया है उससे ज्यादा बड़ा हम हमला करेंगे। ये हमला इस बार आतिशबाजी नहीं, इसका नुकसान, और इसको अमेरिका भी समझ रहा है कि अगर आप किसी की न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ा देंगे, तो G20 में उन्होंने इसलिए में बैठ के कहा कि G20 में सिर्फ अमेरिका या उनके हिमायती नहीं है, G20 में वो लोग भी हैं जो ईरान के हिमायती भी है। तो कहां बैठकर क्या कहना है और किसी से फोन पर क्या कहना है, ये दो अलग बातें हैं। अच्छा आदिल जी, आप तो मिडिल ईस्ट की इतनी मालूमात रखते हैं, एक बात पर और रोशनी डालिएगा कि एक साल से जो ये युद्ध चल रहा है, क्या ये परमाणु युद्ध में, ये लड़ाई परमाणु लड़ाई में बदल जाएगी क्या? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने परमाणु की बात कही है, आपको क्या लगता है कि ये युद्ध अब कभी खत्म ही नहीं होगा क्या? देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तो वार्निंग मिस्टर पुतिन भी दे चुके। उन्होंने अपनी बल्कि जो परमाणु नीति है उसको भी, कहते हैं ना कि उसमें भी संशोधन करने का, या संशोधन कर दिया या संशोधन का ऑर्डर दे दिया कि अब, क्योंकि बार बार जो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, वो ये कह रहे हैं कि लंबी दूरी की मिसाइलों को छोड़ने की इजाजत हमें दीजिए, वो इजाजत लेनी होगी बाकायदा, वो नेटो से, अमेरिका से मांग रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि अगर ये लंबी दूरी की मिसाइलें दागने का हम पर ऑर्डर पास हो गया, तो रस से कहा, अमेरिका से कहा, तो ये याद रखना, हम परमाणु बटन दबाने के लिए हमारे पास रखा है टेबल पर, और थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी छिड़ सकता। पुतिन के लफ्ज हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर का बटन। आप समझ रहे हैं, ये दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर है। आप ये याद रखिए कि सबको डर लगता है कि न्यूक्लियर वेपन ना छोड़ें, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो, लेकिन अपनी जिंदगी और अपने वजूद के लिए आज इंसान के पास जो आखिरी चारा होता है वो उसे इस्तेमाल करता है। फिर उसे इससे मतलब नहीं होता कितने मारे जा रहे हैं, उसका मतलब होता है और मकसद होता है कि मैं बच रहा हूं या नहीं बच रहा। और एक वक्त वो आता है जब वो हमारे यहाँ चलता है ना कि हम तो सनम डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वही वाली बात पुतिन की भी है कि अगर तुम हमें खत्म करोगे और तबाह करोगे तो सलामत तो तुम भी नहीं रहोगे। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जंग है, असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जंग है। अमेरिका का जो भूकाल है वो खत्म करना है, और इसमें ईरान का भी रोल होगा कि ईरान और रूस की जो कुर्बतें हैं वो बहुत करीब हैं, क्योंकि रूस जो है वो मिडिल ईस्ट में और कल आपसे इस पर चर्चा भी हो रही थी आदिल जी, मैं आपको टोक रही हूँ, कल इस पर चर्चा भी हो रही थी कि रूस भी कभी भी कूद सकता है इस युद्ध में, क्योंकि अब ईरान ने सीरिया के रूसी बेस पर हमला भी कर दिया, और कहा जा रहा है कि ये भी एक बड़ी गलती है इजराइल की, माफ कीजिएगा, इजराइल ने। ठीक है, देखिए आप जो कह रहे हैं कि रूस इसमें कूद सकता है, मैं उसकी एक बात बताता हूं उसकी वजह। रूस को यूएस को काउंटर, यूएस उधर है, रूस से सीधा रास्ता ईरान का है, ये ऊपर को है। रूस को यूएस को काउंटर करने के लिए क्या चाहिए है कि उसे दुनिया में उनके जो अड्डे हैं वो खत्म करने हैं, उनका भूकाल खत्म करना है उन ममालिक पे जहां पर अमेरिका बैठा हुआ है। तो रूस ने क्या किया है, पहली बार सिर्फ अपने यहां काम ना करके उसने मिडिल ईस्ट में घुसना शुरू कर दिया, मिडिल ईस्ट के देशों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में उनके बेस बन गए हैं रूस के, और अमेरिका को वहां से खदेड़ दिया गया, उनके बेसिस को हटा दिया गया है। ये कहा गया था पहले ही धमकी देके वहां के लोकल मिलिशियाज की तरफ से कि आप यहां से जाओ, खैरियत से चले जाओ, वरना फिर हम मार के आपकी बॉडी बैग्स में जाएंगी। तो अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा, खासतौर से शायद कांगो की बात है, वहां से निकलना पड़ा, लेकिन रूस का मिलिट्री अड्डा बना लिया, क्योंकि रूस पर उनको ज्यादा एतबार है अमेरिका से, उन्हें अमेरिका की और वेस्ट की नीति पता है। इसी तरीके से अब ब्रिक्स में ये अरेबियन कंट्रीज को जोड़ रहा है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को जोड़ रहा है। ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है। आज ब्रिक्स एक तरीके से समझिए G7 के बरक्स बन रहा है, और उससे बड़ा बन रहा है। G7 में मोनोपोली किसकी चलती है? पूरे वेस्ट की, यूरोप की, अमेरिका की। इसीलिए ब्रिक्स को बनाया गया कि जो सेकंड वर्ल्ड है इस तरफ का, ईस्ट का, और वो जो उधर के भी हैं वेस्ट के और छोड़ दिए गए। अब देख, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से साउथ अफ्रीका है, चाइना है, हमारा इंडिया है, आपका रूस है, ठीक है, ब्राजील है, ये बड़ी बड़ी आबादी और बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाले लोग हैं। और इसके अलावा अरब ममालिक के पैसे वाले मुल्क जोड़े जा रहे। अब क्या होगा, वहां पर इनकी करेंसी चलेगी या फिर ये अपनी अपनी करेंसी में एक दूसरे से बिजनेस करेंगे? किसका घाटा? डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, डॉलर गया चौपट। ये डॉलर को बचाने की भी जंग है।
डॉलर अगर गया, कमर अमेरिका गया, टूटने से अगर बचानी है। आपको डॉलर अगर आपका डॉलर चलन में नहीं रहा, लोगों ने डॉलर में सौदा लेना बंद कर दिया, अमेरिका जिसे चाहे सामान बेचता है, डॉलर अपने, समझे, डॉलर में चल रहा है, तो डॉलर की वैल्यू क्यों है ज्यादा? कहने को तो पाउंड महंगा है बहुत, उससे यूरो उससे महंगा है, उससे भी महंगी कुवैत और कतर की करेंसी है, लेकिन दुनिया का चलन बिजनेस का डॉलर में चल रहा है। डॉलर अमेरिका की मजबूती है। अगर इन लोगों ने डॉलर में काम करना बंद कर दिया, उन्होंने कहा हम रूबल में करेंगे, उन्होंने कहा हम येन में करेंगे, इन्होंने कहा इंडियन रुपीज में करेंगे, तो कौन गया? अमेरिका गया। ये अमेरिका के वजूद की जंग है, ये अमेरिका को बचाने की जंग है। और मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका की कहना नहीं चाहिए प्रॉक्सी है इजराइल, उसे बचाने की जंग है। क्योंकि अगर एक बार इजराइल मिडिल ईस्ट में गया तो मिडिल ईस्ट अमेरिका के हाथ से गया। ओके। अच्छा, हिजबुल्लाह कह रहा है कि लेबनान में कोई नहीं घुसा है, लेकिन इजराइल की मीडिया कह रही है कि लेबनान में इजराइल घुस गया है, ऐसा क्यों है? नहीं, वो तो कल की बात रही। ताजा बात तो जो हमने कल ही आपको बताई थी और आपने भी हमारे साथ शेयर की थी, हमारी जब फोन पर बात हुई थी कि 8 फौजी भी मारे गए। आज तो उनकी तस्वीर भी जारी कर दी इजरायली मीडिया ने, टाइम्स ऑफ इजराइल ने 8 फौजियों की तस्वीर जारी की है। 8 तस्लीम किए। हमारे में भी पता है जब 16 मरते हैं तो 8 बताए जाते हैं, और कल ही हमने सोर्सेस से आपको बताया था कि 14 मारे गए हैं। 8 का फोटो दिया इजराइल ने। सोचिए, कल ग्राउंड ऑपरेशन पे पहला दिन था। इजराइल के लिए 8 फौजी मारा जाने का मतलब है 800 फौजी मारे जाना पहले दिन। पहले दिन में इतनी बड़ी चोट लग गई। गाजा में ये चोटें कई महीनों बाद लगी थी। हिजबुल्लाह के साथ ग्राउंड पर पहले दिन बड़ी, मैंने स्टोरी पढ़ी हिजबुल्लाह की, उन्होंने कहा कि पहले एक आई टोह लेने के लिए टुकड़ी, हमने उसे आने दिया और हम छुपे हुए देखते रहे। वो 5, 6, 7 आए, वो आए और हमने जाने दिया उन्हें सही सलामत, क्योंकि हमें पता था कि अंगूर छोड़ोगे तो तरबूज मिलेगा। तो बोले कि बड़ी टुकड़ी जो हम पर हमला करने आने वाली थी वो बड़ी थी, 30 के करीब फौजी थे। वो उस जगह तक हमने घेर कर बुलाया हमने जहां पर उनका शिकार करना था। ये हिजबुल्लाह की तरफ से टेलीग्राम पर पूरा मैसेज डिटेल अपने ऑपरेशन। फिर उन्होंने कहा कि जब वो हमारे पॉइंट पर आ गए, हमारे चारे की जगह पर, तब हमने उन्हें 0.0 रेंज से गोली मारी, 0.0 बिल्कुल आमने सामने से। तो 4 हेलीकॉप्टर लगे थे। वो जो टुकड़ी उन्हें बचाने आई उन पर भी हमला कर दिया। फिर स्मोक बॉम्ब ये वो वगैरह हेलीकॉप्टर्स आए, तब उनकी बॉडी वापस गई। ये बहुत बड़ा सेटबैक है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कि पहले दिन आप ग्राउंड ऑपरेशन, परसों उन्होंने कहा था, हिजबुल्लाह ने कल नकार दिया कि कोई नहीं आया, लेकिन परसों नकारा और उन्होंने एक दिन और पहले कहा था। कल ये हो गया कि कल दिन से शाम तक कई इजरायली फौजी मारे गए। कल वो पहली बार लेबनानी सरहद में घुसे थे। इतनी बड़ी जमीन पर उन्होंने तैयारी कर रखी है, कहा है कि आप यहां से जिंदा बचकर जाओगे नहीं। ये है सब कुछ। बिल्कुल। अच्छा, अगर रूस अगर ईरान के साथ आ जाता है, कहा जा रहा महाशक्ति बन जाएगा ईरान, तो क्या लगता है कि क्या होगा? ये इस युद्ध का सिनेरियो कैसे बदल जाएगा? रशिया ईरान अगर एक साथ आ जाते हैं, इजराइल के साथ तो बैक स्टेप सपोर्ट है ही अमेरिका का। देखिए, रूस कोई दूध का धुला हुआ थोड़ी ना, ये सब अपने अपने मफाद के लिए हैं। अगर इनकी आज अमेरिका से सही हो जाए तो कभी ईरान के साथ खड़े नहीं होंगे। अच्छा। हाँ भाई, आप ये बताइए, हालांकि नहीं हो सकती। अब बीजेपी और कांग्रेस में कहां सही हो सकती है? एक महाशक्ति था यूएसएसआर, सोवियत, उसे किसने तोड़ा? अमेरिका की साजिशों से टूटा, वो कमजोर हुआ। दूसरी फिर उसकी जगह कौन महाशक्ति बना? अमेरिका बना। अब वो रूस अपनी महाशक्ति की जो कुर्सी है वो वापस चाहता है। ठीक है, इसीलिए वो जद्दोजहद कर रहा है। हालांकि एतबार से अगर देखें, पैसे के और तरक्की के एतबार से, तो वो कुर्सी रूस से पहले चाइना के पास जाएगी, क्योंकि चीन ने पैसा बहुत कमाया है और ताकत के लिए पैसा बहुत चाहिए होता है। ठीक है, हालांकि लड़ाई के एतबार से रूस अभी मैदान में सबसे मजबूत तरीके से वेस्ट और अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन में कोई जेलेंस्की नहीं लड़ रहा, अमेरिका और वेस्ट लड़ रहा है, नेटो लड़ रहा है रूस से। भाई, तुमने सारे हथियार, हर किसी ने अपने टैंक, हर किसी ने अपनी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा है, क्या रह गया? इवन वहां तक, वहां उनके फौजी तक यूक्रेन की यूनिफॉर्म में लड़ रहे हैं, ये रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जंग लड़ रहे हैं और वो अकेले रूस लड़ रहा है। वो अभी इनसे भिड़ रहा है। अभी वो पूरी, अब मैंने आज एक खबर पढ़ी है, यूक्रेन ने कल शाम यूक्रेन ने अपने एक अहम इलाके, जो मिलिट्री एतबार से उनके लिए बड़ा अहम इलाका है,
वो यूक्रेन ने छोड़ने का ऐलान किया है, आरटी की न्यूज है, क्योंकि वहां पर उनके फौजी लड़ते लड़ते थक चुके हैं रूस के हमलों से। आप सोचिए ये हार किसकी है मैम? ये हार नेटो और अमेरिका की है, यस। यूक्रेन की हार नहीं है। अगर एक इलाके को भी वो इतना भारी वेस्ट का साजो सामान होते हुए अपने अहम इलाके को खुद छोड़ रहे हैं, सरेंडर कर रहा है, तो क्या है? तो रूस ईरान के साथ आएगा अपनी जरूरतों के लिए। रूस को भी अपना बहुत सा माल मिडिल ईस्ट में खपाना है और मिडिल ईस्ट से भी बहुत सा सस्ता सामान उठाना है। व्यापार ही इंसान का या कंट्री का दबदबा कायम करता है। तो व्यापारी रूस को भी बनना है। उससे पहले अमेरिका की जो दादागिरी है मिडिल ईस्ट में उसे खत्म करना है। वो खत्म करनी है। उसके लिए उसे फौजी एतबार से मिडिल ईस्ट में उसके अड्डे खत्म करके कमजोर करना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इजराइल को खत्म करना होगा, क्योंकि इजराइल उसके लिए एक बहुत बड़ा गोदाम खाना है अमेरिका के। वहां बहुत से हथियार, बहुत सा साजो सामान अमेरिका का है। जो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे सेफ जगह अमेरिका की है वो इजराइल है। तो इजराइल को पहले कमजोर करना है। फलस्तीनियों से, फलस्तीन के मुद्दे से रूस को, चाइना को, इन्हें कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना, दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, दुश्मन का दुश्मन मेरा दुश्मन, वो दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन, वो चक्कर है यहाँ। अभी वो बना लिया। मस्जिद अल-अक्सा से फलस्तीनियों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो अभी क्या होने क्या वाला है? आपको क्या लगता है कि क्या इजराइल बाज आएगा? जैसे अमेरिका ने चेतावनी दी है, तो क्या अमेरिका की चेतावनी का कोई असर होगा? आपने तो कहा कि कुछ खास असर पड़ता नहीं, और हमने देखा भी है पहले कई चीजों में अमेरिका लाख चीजें मना करता रहा, लेकिन इजराइल वही सब करता रहा जो मना किया गया। तो अब आगे क्या होगा? क्या परमाणु लड़ाई में बदलेगी ये लड़ाई? परमाणु लड़ाई में ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग को पहले ये लग रहा था कि ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, और वो इस्माइल हानिया की मौत का बदला अपना टेस्ट करने के बाद लेगा, न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद लेगा, पहले यह माना जा रहा, क्योंकि फिर अमेरिका उसको रिस्पॉन्ड करने में इजराइल की तरफ से थोड़ा सा हिचकिचाएगा कि यार अब इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन उन्होंने ये बीच में हसन नसरल्लाह वाला मामला हो गया, उन पर एयर स्ट्राइक हुई, उन्हें मार दिया गया, तो अब इनके ऊपर लाजिम था। तो अभी तो न्यूक्लियर वेपन डिक्लेयर नहीं किया है, हालांकि माना यह भी जाता है इजराइल के भी पास है, माना यह भी जाता है ईरान के पास भी है, लेकिन अभी फिलहाल किसी ने टेस्ट तो किया नहीं है। लिहाजा ये न्यूक्लियर वॉर में टर्न हो जाएगी ऐसा अभी नहीं लग रहा, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे हथियार बाकी है न्यूक्लियर वेपन से पहले, जिन्हें दागा जा सकता है और अपनी ताकत दिखाई जा सकती है। वो तो कहते हैं ना, वो तो शो स्टॉपर है। जो न्यूक्लियर वेपन, उसका टेस्ट ही काफी होता है दुश्मन को समझा देने के लिए। लेकिन ये जो इजराइल बदला लेगा, लेकिन इजराइल बदला लेगा। हाँ, इजराइल बदला, लेकिन किस तरह का बदला ले सकता है इजराइल? इजराइल कभी भी बदला ले सकता, और इजराइल ने बदला लेना शुरू भी कर दिया। आप देख लीजिए, रात उन्होंने एक साथ 3 लोगों से बदला लिया एक साथ, और ऐसे नहीं बदला लेगा कि वो ईरान पर करे, ईरान पर भी कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ईरान की प्रॉक्सीज पर हमला करे, चाहे वो यमन में करे, चाहे वो सीरिया में, इराक में करे। सीरिया में रात उन्होंने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की रूसी बेस पर, और हसन नसरल्लाह के दामाद भी उसमें मारे गए। अच्छा, हसन नसरल्लाह के दामाद हैं, उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हसन कासिर मारे गए। हसन कासिर के बड़े भाई हिजबुल्लाह के पहले शहीद माने जाते हैं। जब फॉर्म हुआ था हिजबुल्लाह 1982 में, तब जंग चल रही थी, तो अहमद कासिर है शायद उनका नाम। अहमद कासिर एक एक्सप्लोजिव से लदी हुई कार लेकर इजरायली फौजियों की जो टुकड़ी थी उस पर घुस गए थे, और खुद को सुसाइड बॉम्बिंग उन्होंने, वो पहले खुद को हमलावर कहलाते हैं। इसलिए जब ये अभी खामनेई साहब है, इनसे पहले जो ईरान की जो बगावत थी पूरी इस्लामिक, तो जब वो रिजीम चेंज हुई थी, तब आयतुल्लाह खोमैनी साहब, ये खामनेई, अच्छा, खोमैनी साहब ने तब उन्हें शहीद का दर्जा दिया था, और तब से उन्हें हिजबुल्लाह का पहला शहीद कहा जाता है। ये उनके छोटे भाई थे जो हसन नसरल्लाह के दामाद थे, ये मारे गए कल रात सीरिया में हुए हमले में। तो एक झटका हिजबुल्लाह को दिया है इस हमले से। दूसरा झटका ये है कि ये एक हथियार डिपो पर हुआ हमला था, और वो हथियार डिपो माना ये जा रहा है, और इजराइल ने कहा है कि हमने इसलिए किया क्योंकि हमने पहले कह दिया था हिजबुल्लाह को कोई हथियार हम पहुंचने नहीं देंगे।
तो सीरिया की जमीन से, चूंकि लेबनान की सरहद मिली हुई है, सीरिया से ये हथियार लेबनान के हिजबुल्लाह को जाने के लिए आए थे। हिजबुल्लाह का दूसरा घाटा है कि उसके हथियार उड़ा दिए गए, एक तो वो मारे गए, और ये हथियार आए थे ईरान से, तो ईरान का भी इधर घाटा किया। एक ही एयर स्ट्राइक में 3 निशाने बनाए। चौथा जो वो सीरिया में इनके जो मूवमेंट के लोग थे, वो लोग भी इसमें मारे गए, तो वो भी एक नुकसान है। तो एक तीर से कई निशाने कल रात ही इजराइल ने दागे, और गजा में भी हमले तेज कर दिए, लेबनान में भी कल रात हमले किए, सेंट्रल लेबनान में भी किए, सीरिया में भी किए। तो आप देख लीजिए, बौखला गया है इजराइल, उसने अपने हमले वापस तेज किए हैं गजा में। भड़के हुए सांड की तरह हर जगह सींगे मार रहा है इजराइल, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कहीं ऐसी जगह सर मार दे कि सरिया वरिया घुस जाए, तो अपना ही नुकसान हो जाएगा। अमेरिका इसीलिए समझा रहा है कि वो गुस्से में आदमी बहुत कुछ कर जाता है। हालांकि अमेरिका को भरोसे में लिए बिना वो ऐसा कुछ करते तो है नहीं। अमेरिका को सब पता होता है, भले अमेरिका कहे कि मेरी मर्जी नहीं थी। ओके, ठीक, अमेरिका को सब पता होता है। वो 2 दिन बाद कबूलते हैं कि हाँ हमें पता था, क्योंकि इजराइल की तरफ से कहा जाने लगता है हमने बताया था, हमने बताया अच्छा, था। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए बनी है। बताइए, गाजा में 41,000 से ज्यादा मासूम लोगों की मौत हो गई, इतने लोग मारे गए, बूढ़े बच्चे मासूम सब मारे जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? चुप क्यों है भाई, इतनी चुप्पी क्यों? यूनाइटेड नेशंस को बनाया इसीलिए गया था कि हम मारेंगे तुम सहलाना, कि चुप जाओ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वेरी अमेरिका इन सैड। लोगों ने इन्हें इसीलिए बनाया था। आप बता दिए उनका क्या काम है सिवा निंदा के? उनका सख्त आदेश होता है। जब यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया था देयर इज नो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन इराक, सद्दाम हुसैन की आपने रिजीम पर जाकर हमला क्यों किया? जब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD मिले ही नहीं थे इराक, आपने कह दिया जी नहीं 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 नहीं, WMD थे। उसके बाद जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर ने क्या कहा? टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। टोनी ब्लेयर ने कहा कि आई एम थिंकिंग दैट आई वाज ट्रैवलिंग ऑन द सिंकिंग शिप, मुझे लग रहा मैं डूबते हुए जहाज पर सफर कर रहा, बट डिडंट फाइंड एनी WMD इन इराक, और हमें कोई WMD इराक में नहीं मिला। आपने एक देश तबाह कर दिया, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। आपकी सिर्फ दुश्मनी सद्दाम हुसैन से थी, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में वाहिद खतरा था आपके लिए। आपने उसकी रिजीम को इसलिए तबाह कर दिया क्योंकि वो आपका गुलाम नहीं था। तब ईरान उतना ताकतवर नहीं था जितना आज था। आज वही ईरान के साथ जो उस वक्त सद्दाम के साथ था। सद्दाम ने भी उठाकर जो है स्कड मिसाइल मार दी थी इसराइल पर, इसलिए आपको पता था ये आपके मिलिट्री बेसिस पर भी जो मिडिल ईस्ट पे हमला कर सकते हैं। और यूएन क्या कर रहा है? यूएन जब ये कहता है कि ये मत करना, वो मत करना, इसकी हम इजाजत नहीं देंगे, आप ये बताओ तुम हो कौन? ये सब वो कहते हैं कि जो कोई सजा निर्धारित कर सके। अगर उसने वाकई वो कर दिया जो आपने मना किया, तो आपने क्या सजा तजवीज की? कोई सजा दी आपने? अरे जब आप सजा नहीं दे सकते तो आप सख्त लहजे में बात कैसे करते? आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। क्या कर लोगे? किसके पैसे से चल रहा है? किसे समझा? अमेरिका ने यूएन के मना करने के बाद इराक पर हमला किया, क्या हो गया? उठा के देख लीजिए, एंटोनियो गुटेरेस जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन के, उनको इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर, इजराइल कार्ड्स उसका नाम है, उसने कल बैन कर दिया। और बैन कर दिया कि इन्होंने ईरान के मिसाइल हमले की मजम्मत नहीं की, निंदा नहीं की, इसलिए हम इन पर सैंक्शन लगाते हैं, ये हमारे देश में घुस नहीं सकता बंदा। तो एंटोनियो गुटेरेस को आज मजम्मत करनी पड़ी, निंदा की ताकि हम इजराइल जा सकते। वो बैन हट, आज उन्होंने निंदा की। ये खेल चल, तो यूएन क्या है? बस मोहर लगाने वाला, ये कहने वाला यहां गलत हो रहा है, वहां वो भूखे हैं, ये रिपोर्ट है वो रिपोर्ट। अरे तो दुनिया के एनजीओ भी दे सकते। हाँ ये है कि कुछ काम थोड़े बहुत हो जाते हैं, जैसे कहीं तबाही हो गई, कहीं कुछ हो गया तो प्रोग्राम चल गए एड के, बच्चों के एजुकेशन के, महिलाओं के लिए। लेकिन इस सब में भी कौन जाता है? यूएन के कॉन्वॉयज में CIA के जासूस जाते हैं, मोसाद के जासूस जाते हैं, उन कंट्रीज में मदद के नाम पर डॉक्टर बनकर, एनजीओ वर्कर बनकर। आप अफ्रीका से उठाकर मिडिल ईस्ट तक में आप देख लीजिए, किसी मुल्क में ये पकड़े कैसे जाते हैं। यमन में जो पकड़े गए थे वो क्या थे? वो यही तो यूएन के जो है मेंबर बन के आए थे मदद के नाम पर, और निकले जासूस। ये सब होता रहा है। अपने जासूस जहां भेजने होते हैं उन्हें कैसे भेजेंगे? ना तो जासूस बताकर भेज सकते, ना फौजी ना ऑफिसर, मदद के नाम पर भेजे।
मदद के नाम पर मदद करने वाले बहुत सी मुखबरी करते हैं, याद रखिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ये तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर कि इजराइल अब चारों तरफ से फंसा हुआ है, लेबनान, सीरिया, ईरान, फिलिस्तीन के बीच पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। फंसा हुआ तो है, हम्म और इसीलिए तो उसकी कश्मकश है और जद्दोजहद है कि इससे बाहर निकला जाए। हम्म क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो कहते हैं ना कि क्या सितम है कि रोशन तो सब हो मगर कोई हम्म मेरे चिरागों से बढ़कर ना हो, वाह, समझे? तो तो ये है बड़ी कि सटीक लाइनें आपने बोली है। हम्म तो वो चाहते हैं कि हम्म ठीक है, सब में प्रॉस्पेरिटी है, सब तरक्की करें, लेकिन इतनी ना कर लें कि मेरे लिए खतरा हो जाए। तो हम्म आप सब कुछ डेवलप करिए, लेकिन आप खाने हमसे के लिए आगे ना अपने घर में बढ़िए। सब, हाँ, आप खाने के लिए सब बनाइए घर में, लेकिन आपके हम्म दांत नहीं होने चाहिए उसे चबाने के लिए। हम्म यानी हमारे पास अगर एयर डिफेंस है, मिसाइल है, हम ऑफेंस और डिफेंस दोनों कर सकते हैं, तो आपके पास ये सलाहियत और कुव्वत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल आप मेरे लिए खतरा बन जाएंगे। हम्म तो इसलिए फंसा हुआ है, और वो चाहता है कि ये सब बर्बाद हो जाए। इनकी अब उनका एक मकसद, एक ख्वाब है, ग्रेटर हम्म इसराइल बनाना। अब उसमें सीरिया की भी जमीनें वो इनके पास है, गोलान ग्रेटर हाइट्स। इसराइल, ग्रेटर यस, इसराइल एक वो इनका मतलब। ख्वाब है। उनको ये कहना है हम्म कि ये जो जमीन है, ये खुदा का वादा है, ये प्रॉमिस लैंड है, ओ जो हम्म पूरा फिलिस्तीन हमारा होना चाहिए। अभी कुछ, हम्म। मेरा ख्याल 20-25 रोज पहले बेंजामिन नेतन्याहू एक न्यूज चैनल पर एक नक्शा लेकर आए, उसमें हाँ पूरा हाँ। वेस्ट बैंक गायब था। हम्म वेस्ट बैंक पर इजराइल ही लिखा हुआ था। ये उनका ख्वाब है। और गजा के पड़ोसी लोगों देशों को को अभिशाप यानी कर्स भी बोला। हक कर, वो तो यूएन में बोला। यूएन उससे में पहले बोला। अपने चैनल पर आए थे, उसमें वेस्ट बैंक गायब कर दिया। दुनिया ने उन्हें बड़ा जलील किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन्हें करने हम्म की जरूरत नहीं थी। लिहाजा जो है, आप जो है, ये चाहते हैं पूरा वेस्ट बैंक और पूरा फलस्तीन, और उसमें ये नहीं कि यही होंगे पूरा गजा या पूरा वेस्ट बैंक, उसमें सीरिया के भी पार्ट है, उसमें टर्की के भी पार्ट है, उसमें सऊदी अरब की भी जमीन है, उसमें जॉर्डन की भी जमीन है, उसमें इराक हम्म की भी जमीन है। ग्रेटर इसराइल इतना बड़ा है, और इनका ये ओके। कहना है कि ये हमसे खुदा ने वादा किया था 3000 साल पहले, प्रॉमिस लैंड है जी हमारी। अभी तो हम्म प्रॉमिस लैंड छोड़ के क्यों भाग गए थे? मुसलमानों ने तो मारा नहीं था तुम्हें, रोमनों हम्म ने मारा था, आप चले गए उसी प्रॉमिस लैंड को छोड़कर। कि ये प्रॉमिस लैंड है, ये पूरे फलस्तीन को प्रॉमिस लैंड बताते हैं कि इसका हमसे हम्म खुदा ने वादा किया है, हम्म इसलिए ये हमारी। फिर वो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, उसका इतना बड़ा नक्शा है, इसीलिए तो ये हर रोज जमीनें कब्जा रहे हैं। इनका कोई नक्शा नहीं है, आज इनसे पूछिए अपना नक्शा दीजिए, नक्शा नहीं हम्म है। फिर आप 70 के दशक में यूएन के चार्टर के हिसाब से पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी जो यूएन में वो हुई थी मीटिंग, उसमें जनरल असेंबली में, उसमें वो रेजोल्यूशन पास हुआ कि 1 साल के अंदर इसराइल को वेस्ट बैंक की जमीनें खाली करनी होंगी। खाली करनी होंगी, हाँ। अभी इस पिछले हफ्ते, लेकिन उसका यस। फायदा क्या हाँ है? उनका एक हुक्म है, लेकिन वो बाध्य नहीं है, तो इसराइल उसे मानेगा नहीं, हम्म वो बाध्य नहीं। लेकिन ये है हाँ, कि जब भी फाइल बनती है, तो उसमें कि मतलब हॉकी में तुम्हें कितने नंबर मिले थे, फिर तुम्हें कबड्डी में कितने नंबर मिले, अच्छा तुम स्पोर्ट्स, तो वो एक हम्म पन्ना भी जुड़ जाएगा कि ये भी पास हुआ था इतने वोट से यूएनजीए की मीटिंग में, कि इसराइल को 1 साल में ये जमीनें छोड़नी होगी, देखो ये उतने साल का कब्जा लेकर बैठा, अब इसे मुआवजा देना हो, तो वो एक हम्म पन्ना जरूर बन जाएगा, एक फाइल। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल खान जी, आपने समय दिया, आपने व्यस्ततम समय से आज हमारे लिए समय निकला, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में, और क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर इतना कीजिएगा कि हर किसी तक पहुंच जाए, और मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है हम आपको बताने से बिल्कुल नहीं चुकेंगे। हर एक खबर पहुंचाएंगे, इसराइल ईरान में इस युद्ध का क्या होने वाला है, एक एक खबर बताते रहेंगे। आपको हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, वीडियो को शेयर करते रहना है, और हमारी शक्ति बने रहना है। नमस्कार, जय हिंद।